गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आज 11th में केमिस्ट्री में आप लोगों का जो टॉपिक था वो टॉपिक था आवर्त सारणी की उत्पत्ति। और आवर्त सारणी की उत्पत्ति में आप लोगों ने उत्पत्ति के क्रमों में 2 क्रम पढ़ लिया था। आज तीसरे की हम बात कर रहे हैं और तीसरा है आप लोगों का डॉबे-राइनर का त्रिक नियम। ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ लिया था। डॉबे-राइनर ने क्या कहा? सबसे पहली बात तो मैं डिस्कवरी की आप लोगों से बात करना चाहूं तो डिस्कवरी खोज की अपन बात करें तो सन 1829 में डॉबे-राइनर ने सन 1829 में अपना नियम प्रस्तुत किया और उसने समान गुणधर्म वाले तत्वों के तीन तत्वों के क्या बनाए? जोड़े बनाए। समान गुणधर्म वाले तत्वों के क्या बनाए? तीन तत्वों के जोड़े बनाए, जिसे उन्होंने त्रिक कहा। क्या कहा? त्रिक। तो मैं बात करूं, डॉबे-राइनर ने तीन तत्वों के त्रिक बनाए जिनके गुणधर्म कैसे थे? लगभग कैसे थे? समान थे। तो इन्होंने तीन तत्वों के त्रिक बनाए और उन्हें परमाणु भार के बढ़ते क्रम में क्या किया? व्यवस्थित किया। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। तो इस नियम का आधार क्या था कि साहब? इस नियम का आधार था आप लोगों का परमाणु भार। परमाणु भार त्रिक का निर्माण किया इसने। किसका निर्माण किया? त्रिक का निर्माण। त्रिक के निर्माण में कितने तत्व? 3 तत्व। 3 तत्वों को क्या बनाया? त्रिक बनाया। और उन त्रिक वाले तत्वों को उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में क्या किया? व्यवस्थित किया। और जब उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया तो उन्होंने कहा पहले व तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत माध्य। पहले व तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत माध्य मध्य वाले तत्व के परमाणु भार के क्या होता है? बराबर या लगभग बराबर होता है। इस लाइन को अपन ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि त्रिक में मध्य वाले तत्व का परमाणु भार पहले व तीसरे वाले तत्व के परमाणु भारों के औसत के माध्य के क्या होता है? बराबर होता है, या औसत के बराबर या लगभग बराबर होता है। तो मैं परिभाषा क्या लिख रहा हूं? इसका नियम क्या है? नियम चाहे तो इधर लिख देता हूं इस नियम को। जब त्रिक में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया तो मध्य वाले तत्व का परमाणु भार, मध्य वाले तत्व का परमाणु भार पहले व तीसरे तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। एग्जाम्पल की बात करें, नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला आप लोगों को क्या चाहिए? त्रिक चाहिए। त्रिक। तो पहले त्रिक की हम बात करें तो आप लोगों ने 10th क्लास में एग्जाम्पल पढ़ा था, Li, Na और K। ये 3 तत्वों का आप लोगों ने क्या बनाया? त्रिक बनाया। क्लियर हो जानी चाहिए बात आप लोगों के। तो जब त्रिक में, तो त्रिक हमें चाहिए। त्रिक का मतलब 3 तत्वों का समूह। तो त्रिक में आपको पता है लिथियम का परमाणु भार की बात कर रहा हूं मैं यहां, परमाणु भार की। तो मैं बता दूं आपको लिथियम का परमाणु भार न कि क्रमांक, यानी एक ही बात कर रहे हैं हम। परमाणु भार का मतलब एक ही, और परमाणु क्रमांक होता तो हम जेड की बात कर रहे हैं।
तो यहाँ लिथियम का परमाणु भार 7 है, पोटेशियम का परमाणु भार 39 है। अब इन दोनों का मुझे क्या करना है, औसत करना है। औसत का सूत्र आपको पता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो मैंने निकाला, निकालने पर आपको पता है 7 प्लस 39 बटे 2 46 बटे 2 बराबर कितना, 23। और सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है। क्लियर। तो लिथियम व सोडियम लिथियम व पोटेशियम का परमाणु भार का औसत सोडियम के बराबर होता है। ये पहली बात आप लोगों के एग्जाम्पल से समझ में आ जानी चाहिए। जब त्रिकमय तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में 7, 23, 39, 7 से अधिक 23, 23 से अधिक 39, तो परमाणु भार के कैसे क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं हम बेटाओ, बढ़ते क्रम में किया जाए तो मध्य वाले तत्व का परमाणु भार, या आपके मध्य वाले तत्व का क्या परमाणु भार, पहले व तीसरे, ये पहला और ये तीसरे तत्व के परमाणु भार के औसत, ये आप लोगों ने औसत निकाल लिया। 7 प्लस 39 बटे 2 46 बटे 2 बराबर 23 के क्या होता है, बराबर होता है। ये भी 23 और ये भी 23, दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो मध्य वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। नंबर सेकंड एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ लिया, दूसरा एग्जाम्पल पढ़ लो, 2 एग्जाम्पल काफी है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम का परमाणु भार आपको पता है 40, कितना, 40। स्ट्रोंशियम का परमाणु भार आपको पता है कितना होता है, 88। और बेरियम का परमाणु भार आपको पता है कितना होता है, 137। ये तो आप लोगों को पता था इसलिए लिख दिया, लेकिन फिर भी अपन निकालना चाहेंगे। तो पहले वाला तत्व क्या परमाणु भार और तीसरे वाले तत्व का परमाणु भार, तो देखते हैं अपन, 40 प्लस 137 बटे 2 कितना आया आप लोगों का जोड़ने पर, 7 की जगह 7, 4 और 3 7, 177 बटे 2। जैसे ही मैंने भाग दिया, 2 अंठे 16, 1 बचा, 2 अंठे 16 और 2 पंजे 10, कितना है, 88.5। अब आप कहोगे सर यहाँ तो 88 है और यहाँ 88.5 है, तो मैंने आप लोगों को नियम में बताया था या तो बराबर होंगे या लगभग कैसे होंगे बेटा, आप लोगों के बराबर होंगे। क्लियर हो गई। तो मध्य वाले तत्व का परमाणु भार पहले व तीसरे तत्व के परमाणु भारों के औसत के या तो बराबर होंगे, जैसे बराबर आया, या लगभग बराबर होंगे, लगभग बराबर। क्लियर होगी बात सबके। अब ये नियम तो आ गया, नियम आप लोगों को मैंने बता भी दिया, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद बोलूंगा यह नियम भी असफल या अस्वीकार या असामान्य कर दिया गया, क्यों, उसका क्या कारण था। तो इसका मतलब इस नियम के भी क्या बना दिए गए, दोष या कमी। इस नियम के भी क्या बना दिए गए, दोष या कमी। अब साहब दोष या कमी क्या बना दिए, ध्यान दो। दोष या कमी ये है कि डॉबेराइनर जो 3 तत्वों के त्रिक थे वह कुछ ही बना पाया, यानी कि नए जो तत्व खोजे गए थे उनका वह त्रिक नहीं बना पाया, तो आगे त्रिकों का निर्माण नहीं हुआ। आगे त्रिकों का निर्माण नहीं हुआ, ये बात इंपोर्टेंट थी। जब आगे त्रिकों का निर्माण ही नहीं होगा तो मध्य वाले तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर या लगभग बराबर होंगे ही नहीं। तो यही सबसे ज्यादा कमी थी इस नियम की कि डॉबेराइनर आगे जो खोजे जाने वाले तत्व थे उन तत्वों के त्रिकों का निर्माण नहीं कर पाया, और जब त्रिकों का निर्माण नहीं होगा तो डॉबेराइनर का त्रिक नियम को क्या कर दिया गया, असामान्य या अस्वीकार। बोलो सबके पास समझ में आ गई कि नहीं आ गई। नेक्स्ट पॉइंट की हम चर्चा कर रहे हैं, नेक्स्ट नियम आप लोगों का डॉबेराइनर के बाद।
नेक्स्ट आप लोगों का नियम है बेटा न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो इसकी डिस्कवरी की चर्चा करनी पड़ेगी हमें, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि साहब इसकी खोज या इसने अपना जो नियम दिया था वो दिया था सन 1869 में। सन 1869 में। 69 तक जाते जाते पूर्ण हो गया था, लेकिन चालू इसने कितने से कर दिया था, 65 से, तो सन 1865 अपन लिख सकते हैं। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम सन 1865 हो गया। इस नियम का आधार जो इंपोर्टेंट टॉपिक है, इस नियम का आधार भी क्या था आप लोगों का, परमाणु भार। परमाणु भार ध्यान रखना। अब अष्टक का मतलब कितना होता है, 8। ये 8 ही आप लोगों को इस नियम तक पहुंचाएगा। नियम क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं। नियम ये है कि यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो 8वें तत्व के गुणधर्म, कौन से तत्व के, 8वें तत्व के, आगे 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से क्या रखते हैं, समानता रखते हैं। मैंने क्या बोला आप लोगों से, जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से क्या रखते हैं, समानता रखते हैं। अब कभी कभी क्या है, अपन नियम बोलते समय गलती कर देते हैं और नियम अपन का गलत हो जाता है। अपन लिखते हैं कि जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म से समांतर रखते हैं। नियम आप लोगों का गलत हो गया, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, अब कौन आया, 8वां। तो 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से क्या रखेगा, समानता रखेगा, न कि पहले तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म से क्या रखेगा, समानता। ये लैंग्वेज की मैंने आप लोगों को बात बताई है, अर्थ दोनों का एक ही है, लेकिन नियम में क्या लिखेंगे, 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से क्या रखता है, समानता। सर ये कंडीशन तो संगीत के स्वरों में भी होती है। संगीत के भी 8 स्वर होते हैं, पहला और 8वां या पहला स्वर बिल्कुल समान होता है। जैसे मैंने बात करी, सा पहला आ गया, सारे गामा पादा नी सा, 8वां भी सा आ गया, तो दोनों के स्वर बिल्कुल समान है, यानी 8वां स्वर और पहला स्वर बिल्कुल समान है। इसलिए इस नियम को हम संगीत का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस नियम को, अन्य नाम क्या है इसका बेटा, अन्य नाम है इसका संगीत का नियम। संगीत का नियम, क्लियर। अब नियम क्या है मैं आपको इसका नियम लिखा देता हूं। तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, व्यवस्थित किया जाए या किया जावे तो 8वें, ध्यान रखना, तो 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से समानता, 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से समानता प्रदर्शित करते हैं या समानता दर्शाते हैं। क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों की ये बात। लिख दिया, नियम तो मैंने लिख दिया, और भी कह दिया संगीत का नियम है, आधार क्या है, परमाणु भार है। एक बार अपन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं संगीत का नियम लिखता हूं, संगीत वाला, ध्यान से देखेंगे संगीत का नियम। तो संगीत का नियम क्या है आप लोगों के, सा रे गा मा पा धा नी सा। ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। क्लियर हो गई बात सबके। अब मैं आप लोगों के न्यूलैंड वाला लिखता हूँ। न्यूलैंड का अष्टक नियम का जो उसने एग्जाम्पल दिया था, न्यूलैंड का एग्जाम्पल क्या है,
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और उसके बाद फ्लोरीन और फ्लोरीन के बाद आपका सोडियम। तो ये पहला तत्व और ये 8वां तत्व ध्यान से देख लो। सा लिथियम और सोडियम के क्या बात करेंगे हम? गुणधर्म की बात करेंगे। ये आप लोगों के गुणधर्म, ये गुणधर्म और ये क्या प्रदर्शित करेंगे? समानता। क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों के बात। तो मैंने क्या बोला आप लोगों से? तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सा परमाणु भार तो आया ही नहीं, आ रहा है, आप लोगों को पता नहीं है। मैंने देखा लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियोन। इन सब का परमाणु भार, जैसे लिथियम की अपन बात करना चाहे तो लिथियम का कितना होगा? 7, बेरिलियम का कितना होगा? 8, बोरॉन का कितना होगा? 10, कार्बन का कितना होगा? 12, नाइट्रोजन का कितना होगा? 14। इस तरीके से आप लोग बढ़ते चले जाएंगे। तो ये सभी क्या है? ये आप लोगों के परमाणु भार है। ये आप लोगों के क्या है बेटा? परमाणु भार। तो किस क्रम में बढ़ रहे हैं बेटा अपन? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। ये परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो 8वां तत्व, 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से क्या प्रदर्शित करेंगे? समानता। जिस प्रकार संगीत का पहला स्वर और 8वां स्वर समानता प्रदर्शित करते हैं, उसी प्रकार पहला तत्व और 8वां तत्व क्या प्रदर्शित करता है? समानता। क्लियर हो जानी चाहिए। नियम तो आप लोगों के 10th क्लास में समझ में आ गया था, लेकिन मैं एक बात फिर बोलूंगा आप लोगों से, न्यूलैंड का अष्टक नियम भी अस्वीकार या अमान्य कर दिया गया। क्यों? उसका क्या कारण था? तो मैं सबसे अच्छा कारण आप लोगों को बताऊं, यानी कि इस नियम के भी क्या थे आप लोगों के? दोष या कमी। तो यहां लिखूंगा मैं इस नियम के दोष या कमी या सीमाएं, एक ही बात है सर। देखो बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं, इस नियम का दोष, कमी या सीमाएं क्या है? कि सर दोष, कमी या सीमा यह है कि जब अक्रिय गैसों की खोज हुई थी, अक्रिय गैसों की खोज हुई, तो ये नियम पूर्ण रूपेण से क्या हो गया? नष्ट हो गया। सर क्या बात कर दी आप लोगों ने? अरे मैं कह रहा हूं क्या कि जब अक्रिय गैसों की खोज हुई थी तो ये नियम बिल्कुल नकार दिया गया। क्यों? क्योंकि जिस समय ये नियम दिया गया था उस समय अक्रिय गैसों की खोज हुई नहीं थी। तो जरा बोर्ड पे देखो आप लोग, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्या आना चाहिए था? नियोन आना चाहिए था, लेकिन क्या आ गया आप लोगों का? सोडियम आ गया। क्लियर होगी बात सबके? इसका मतलब पहली बात तो ये कि जिस समय ये नियम प्रस्तुत किया गया था उस समय अक्रिय गैसों की खोज हुई नहीं थी। अब जब अक्रिय गैसों की खोज हुई तो फ्लोरीन के बाद यहाँ क्या आना चाहिए था? नियोन आना चाहिए था, और नियोन 8वां तत्व होता, और नियोन के गुणधर्म कभी भी लिथियम के गुणधर्म से समानता प्रदर्शित नहीं करेंगे। बोलो क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? ये सबके होनी चाहिए कि जब अक्रिय गैसों की खोज हुई तो पहले 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व से समानता नहीं रखते थे, क्योंकि 8वां तत्व तो आप लोगों का कौन सी गैस हो गई? अक्रिय गैस। बोलो क्लियर? तो पहली सीमा या पहली कमी तो यही थी कि अक्रिय गैसों की खोज के बाद, अक्रिय गैसों की खोज के बाद यह नियम अस्वीकार हो गया। भाई साहब अस्वीकार क्यों हो गया? आपको पता ही चल गया, क्योंकि जैसी अक्रिय गैसों की खोज हुई तो 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से समानता प्रदर्शित नहीं करते थे, क्योंकि 8वां तत्व आप लोगों की कौन सी गैसें हो गई? अक्रिय गैस। क्लियर होगी बात सबके? नेक्स्ट बात है आप लोगों की नंबर 2 पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो जो नए खोजे जाने वाले तत्व थे, इसका मतलब तो यही हुआ, नए खोजे जाने वाले तत्वों का न्यूलैंड ने अपनी आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया। नए खोजे जाने वाले तत्वों के बारे में या नए खोजे जाने वाले तत्वों के लिए न्यूलैंड ने अपनी आवर्त सारणी में कोई भी स्थान नहीं दिया गया, जबकि सबको पता था कि भविष्य में नए तत्व खोजे जाएंगे। तो अपन क्या लिखेंगे यहां? नए खोजे जाने वाले तत्वों
नए खोजे जाने वाले तत्वों के लिए इस सारणी में स्थान नहीं था। क्लियर हो जानी चाहिए। लिख तो मैं शॉर्ट रहा हूं लेकिन बोल मैं पूरा रहा हूं कि जो नए खोजे जाने वाले तत्व थे उन नए खोजे जाने वाले तत्वों के लिए न्यूलैंड ने अपनी आवर्त सारणी में कोई भी स्थान नहीं रखा, जबकि सभी वैज्ञानिकों को, न्यूलैंड के अलावा जितने भी वैज्ञानिक थे उन सभी वैज्ञानिकों को पता था कि भविष्य में नए तत्व खोजे जाएंगे तो उनके लिए स्थान हमें आवर्त सारणी में रखना चाहिए, लेकिन न्यूलैंड ने नहीं रखा, इसलिए इस नियम को अस्वीकार या अमान्य कर दिया गया। ये आप लोगों का न्यूलैंड का अष्टक नियम हो गया। नेक्स्ट नियम की हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट नियम है आप लोगों का, जो नेक्स्ट आवर्त सारणी की उत्पत्ति का क्रम में हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं लोथल मेयर का वक्र आयतन। बहुत सी किताबों में इसका नाम लोथल मेयर का परमाणवीय वक्र आयतन दे रखा है। ये आप लोगों का जो सिलेबस है वो 10th क्लास का नहीं है, अभी तक तो लगभग सभी 10th क्लास में थे, लेकिन ये जो आप लोगों का है लोथल मेयर का वक्र आयतन ये आप लोगों को 11वीं क्लास में ही, तो इसको आप लोगों को थोड़ा बढ़िया तरीके से पढ़ना है। लोथल मेयर ने, सबसे पहले तो मैं डिस्कवरी की बात करूं, इसकी खोज की बात करूं तो डिस्कवरी वही सन 1869, बढ़ रहा है क्रम, ठीक है। नियम का आधार भी वही परमाणु भार है। सर बार बार क्यों लिख रहे हो? क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए हम परमाणु भार लिख रहे हैं। इसने क्या प्रदर्शित किया? संबंध प्रस्तुत किया। किस किस के बीच में संबंध प्रस्तुत किया, ये इंपोर्टेंट वाली बात है। तो ये संबंध क्या है मैं आपको बता देता हूं। लोथल मेयर का वक्र नियम, चलो लोथल मेयर का वक्र नियम सन 1869 हो गया। परमाणु भार इसका आधार हो गया। क्या प्रदर्शित किया इसने? संबंध। किस किस के मध्य में संबंध प्रस्तुत किया? एक तो तत्वों के गुणधर्म और परमाणु आयतन के मध्य, तत्वों के गुणधर्म और परमाणुवीय आयतन के मध्य लोथल मेयर ने एक वक्र प्रस्तुत किया। अब उस वक्र में क्या क्या घटनाएं हुई वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले तो बात यह है कि किस किस के मध्य में संबंध हुआ है? तत्वों के गुणधर्म में और परमाणुवीय आयतन में। तो संबंध किस किस के मध्य हुआ? तत्वों के गुणधर्म व परमाणु आयतन, जिसको परमाणुवीय भी बोल सकते हैं, परमाणुवीय आयतन। तो किस किस के मध्य संबंध प्रस्तुत किया? तत्वों के गुणधर्म और परमाणुवीय आयतन के मध्य संबंध प्रस्तुत किया। नियम क्या था ध्यान से देखेंगे। जब तत्वों को परमाणु, इस वक्र में जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। वक्र किस किस के मध्य बना रहे हैं? वक्र बना रहे हैं तत्वों के गुणधर्म के मध्य और परमाणुवीय आयतन के मध्य। तो इस वक्र में जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा तो समान गुणधर्म वाले तत्व, समान गुणधर्म वाले तत्व वक्र में, समान गुणधर्म वाले तत्व वक्र में चोटी पर उपस्थित होंगे। किस पर उपस्थित होंगे? चोटी पर, जिसे हम शीर्ष बोल सकते हैं, चोटी या शीर्ष पर उपस्थित होंगे। ये क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों के बाद। तो किस किस के मध्य संबंध प्रस्तुत कर रहे हैं हम? परमाणु आयतन और गुणधर्म में परमाणु भार हो सकता है आप लोगों का। तो ये नियम यहां बना देते हैं आप लोगों के लिए। यहां तो मैंने लिख दिया परमाणुवीय आयतन और यहां लिख दिया मैंने परमाणु भार, क्योंकि आपको पता है गुणधर्म में आप लोग परमाणु भार लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर? तो परमाणुवीय आयतन और परमाणु भार के मध्य जब संबंध प्रस्तुत करेंगे और जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किए करेंगे तो वक्र में समान गुणधर्म वाले तत्व कहां उपस्थित होंगे? चोटी पर। कैसे होंगे जरा ध्यान दो आप लोग।
हाइड्रोजन से ले लो, हीलियम से ले लो, लिथियम से ले लो, आपकी इच्छा हो जो। चलो मैं लिख भी देता हूँ। यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हीलियम था, यहाँ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। फिर आ जाओ नीचे, और भी बना दो, हाथ नहीं आया तो नीचे ले आओ, बिल्कुल नीचे। फिर ले आओ नीचे। अब ध्यान दो आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दो, वक्र को और ढंग से बना लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये परमाणुवीय आयतन था, ये परमाणु भार था। सबसे पहले तो मैं बात करूं आप लोगों से कि तत्वों को कौन से क्रम में प्रदर्शित कर रहे हैं, परमाणु भार में। इसका मतलब परमाणु भार इस दिशा में बढ़ रहा है आप लोगों का। ये हाइड्रोजन, हीलियम, ये लिथियम, ये बेरिलियम, ये बोरॉन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन। जरा देखो, ये हाइड्रोजन, ये हीलियम, ये लिथियम, ये बेरिलियम, ये बोरॉन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन। बताओ सबके परमाणु भार बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? कि सर सबके परमाणु भार बढ़ रहे हैं। तो परमाणु भार के किस क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं? बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। कर दिया साहब, आगे भी बढ़ते जाएंगे। ऑक्सीजन बढ़ गया, फ्लोरीन बढ़ गया, सोडियम बढ़ गया, वो नियोन बढ़ गया, सोडियम बढ़ गया। तो सब परमाणु भारों को कौन से क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं? बढ़ते क्रम में। लेकिन जिन तत्वों के गुणधर्म कैसे होंगे? समान होंगे, वो चोटी पर होंगे। अब चोटी पर आप लोगों को मुझे दिखाई दे रहा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, अर्थात इन तत्वों के गुणधर्म आप लोगों के कैसे होंगे? बिल्कुल समान। तो जिन तत्वों के गुणधर्म समान होंगे वो सभी तत्व कहाँ उपस्थित होंगे? आप लोगों के चोटी पर। बोलो ये बात सबके मत समझ में आई कि नहीं आई? आ जानी चाहिए। लोथल मेयर का वक्र नियम डिस्कवरी सन 1869 में हुई थी। नियम का आधार क्या था? वही परमाणु भार था। संबंध किस किस के मध्य प्रस्तुत किया है? तत्वों के गुणधर्म और परमाणु आयतन के मध्य, यानी कि परमाणु भार और परमाणुवीय आयतन के मध्य संबंध प्रस्तुत किया। और क्या कहा कि जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा, किसमें? इस वक्र में। तो इस वक्र में तत्वों को जो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा, तो समान गुणधर्म वाले तत्व, समान गुणधर्म वाले तत्व इस वक्र की कहां पर उपस्थित होंगे? चोटी पर उपस्थित होंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? सबके समझ में आ जानी चाहिए। लेकिन यह नियम भी क्या कर दिया गया बेटा? अस्वीकार्य, अमान्य कर दिया गया, क्योंकि जैसे जैसे नए तत्वों की खोज हुई थी, यह नियम भी क्या हो गया बेटा? आप लोगों का फेल हो गया। क्लियर हो गई बात सबके? नेक्स्ट हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।